वेक्टर्स का है। तो पहले 40-45 मिनट तक मैं बोलता रहूँगा, सारे पॉइंट्स आपको समझाऊँगा और उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा पास्ट पेपर्स के। तो पहले खामोशी के साथ सुकून से थ्योरी आप सुनते जाइए। अगर इसके अंदर बीच में कोई क्वेरी होगी तो मैं देख लूँगा यहाँ पर चैट के ऊपर, तो आप मुझे चैट के ऊपर बता दीजिएगा और कोई क्वेरी हो। वैसे तो ये सब चीज़ें आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई हैं, तो आई होप कि इसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जो एएस लेवल में आ रहा है, वो मैं फिर आपको समझाऊँगा और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन क्योंकि तरीका ये है मेरा पढ़ाने का कि मैं तमाम पॉइंट्स आपको रिवाइज़ ज़रूर करवाता हूँ, चाहे वो ओ लेवल के हों या नहीं, क्योंकि ये टॉपिक वैसे एएस में था और अब ए2 में शिफ्ट कर दिया गया है पूरा वेक्टर। तो इसमें ओ लेवल का भी वेक्टर है और एएस के अंदर भी कुछ स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है, कुछ ए2 का था, वो मिक्स अप करके एक पूरा चैप्टर बना दिया। उससे पूरा एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, बीच में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो थोड़ा-सा रुकिएगा, मैं बीच-बीच में 10-15 मिनट के बाद फिर आपसे पूछ लूँगा खुद ही, और उस वक़्त आप माइक खोलकर अपना या चैट अपने खोलकर मुझे उससे क्वेश्चन पूछ लिएगा। अभी 15-20 मिनट तक मैं खुद बोलता रहूँगा, जब मैं रुकूँगा, मैं खुद ही आपसे क्वेश्चन पूछूँगा कि यहाँ तक समझ में आ गया या कोई क्वेरी है, तो आप एक पेंसिल और कॉपी अपने सामने रखें, उसके ऊपर पॉइंट लिख दें जो आपको पूछना है। इस तरह से कर लें। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए प्लीज़, फिर मैं स्टार्ट करूँ इसको। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद वेक्टर के बाद सिर्फ हमारे पास इंटीग्रेशन ही रह गई और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो एक गो में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो P3 इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो जाए दिसंबर तक। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपका टॉपिक है वेक्टर्स है और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। और ये बेसिकली पहले एएस में था और ये टॉपिक शिफ्ट करके ए2 में ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसमें पहले मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आपने जो चीजें पढ़ी हुई हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आपको मालूम है कि दो टाइप्स की होती हैं, या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पेश आती है उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉक का मास है वो 30 किलोग्राम है, तो 30 उसके अंदर मैग्नीट्यूड होगी और किलोग्राम जो है वो उसकी यूनिट होगी। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ हमारे पास क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं कि जिनके अंदर हमें मैग्नीट्यूड की भी नीड हो, यूनिट की भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये टेबल है, इसे उठाकर रख दें, तो आपका फौरन ये क्वेश्चन होगा कि सर कहाँ पर रखें, यानी आपको जगह पता होनी चाहिए किस जगह रखें ताकि उस डायरेक्शन में आप जो है उस टेबल को ले जाएं मूव करके और वहां पर पुटअप कर दें। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं बेटा जिनके लिए, जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चाहिए होती हैं, वो वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाती हैं। और वो क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से कंप्लीटली वो एक्सप्रेस हो जाएं तो उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो बेटा पेपर के ऊपर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा एरो बनाते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो बेसिकली उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करती है। जैसे यहाँ से ए से बी तक की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी। ए जो पॉइंट है इसे हम टेल कहेंगे और जो बी पॉइंट है उसे हम हेड कहेंगे, और हेड को शो करने के लिए हम इसके ऊपर एरो मार्क बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिख दिए कि लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड शोज द डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली कॉपी के ऊपर बनाने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करेंगे। उसकी एक टेल होगी, एक उसका हेड होगा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो उस एरो की उस एरो की जो है वो लेंथ से शो की जाएगी। उसके बाद आ जाइए आपके पास वेक्टर नोटेशन के स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बेसिकली जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वो दो डायमेंशंस में हम वेक्टर पढ़ते हैं। एक ओ लेवल में जो आपने पढ़ा था 2 डायमेंशंस में, और एक एएस लेवल ए2 के अंदर हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। तो कोई भी वेक्टर जब भी डिस्क्राइब होगा बेटा, तो ये आपके पास अगर 2 डायमेंशन में है तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ये आगे जाकर और अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये जो आई और जे आ रहे हैं, फिर तो आप इसे इसी तरह से याद कर लें कि कोई भी वेक्टर अगर वी है, अच्छा वेक्टर को शो करने के लिए उसके ऊपर ये बार लगाते हैं या इसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपको
डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। अगर 2 डायमेंशन में कोई वेक्टर है, तो हम उसके 2 कॉम्पोनेंट होंगे, एक उसका x कॉम्पोनेंट होगा और एक इसका y कॉम्पोनेंट होगा। x कॉम्पोनेंट को वेक्टर शो करने के लिए उसके साथ i लगाते हैं, y कॉम्पोनेंट को शो करने के लिए j लगाते हैं। ये i और j क्या होते हैं? ये भी आगे जाकर मैं यूनिट वेक्टर्स में बताऊँगा कि i और j ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स होते हैं और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ये नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है, उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल इस फॉर्मेट को कि ये जो फॉर्मेट मैंने इस्तेमाल किया है xi प्लस yj, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं कि ये वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म है। और एक फॉर्म ये है जो कि आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ी है कि वेक्टर को शो करने के लिए कि जो पहले हमारे पास x कंपोनेंट है वो ऊपर आ जाएगा, y कंपोनेंट है वो नीचे आ जाएगा, इसके अंदर कभी भी i और j नहीं लिखते। ये कहलाती है हमारे पास कॉलम वेक्टर फॉर्म और वेक्टर मैट्रिक्स भी कहलाती है। ये आपने ओ लेवल मैथ्स के अंदर वेक्टर पढ़ते वक्त इस्तेमाल की थी। i और j यानी जो कार्टेशियन फॉर्म है, ये अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी वेक्टर को आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो कंपोनेंट है ये क्या है? थोड़ा-सा नीचे मैं आपको दिखाऊँ। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो अगर ये 2 डायमेंशन कहलाएँगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है। तो ये वेक्टर आपके पास v है, जो कि ओरिजिन से कनेक्टेड है और ये इसके जो रेड से मैंने बनाया है, ये इसके 2 कंपोनेंट हैं। जैसे ये वेक्टर है, ओ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हम दूसरा जो तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि हम ओ से राइट साइड के ऊपर जाएँ और फिर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएँ। तो ये हमारा जो है वो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा क्योंकि एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ये हमारा वाई डिस्टेंस कहलाएगा क्योंकि हमने वाई एक्सिस के पैरेलल मूव किया है। तो ये जो आपके पास कंपोनेंट है एक्स आई प्लस वाई जे, ये बेसिकली इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स कहलाते हैं और ये अगर हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास जो है वो वेक्टर को 3 डायमेंशन में जब शो करते हैं, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन में एक्स और वाई कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जब 3 डायमेंशन का आता है वक़्त, तो उसके अंदर एक और कंपोनेंट भी ज़ेड ऐड हो जाता है। और ये जो है इस 3 डायमेंशन में कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है वेक्टर की, xi प्लस yj प्लस zk। ये जो i, j, k हैं, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ज़ेड एक्सिस की डायरेक्शन में होते हैं। ये हम आगे अभी स्टडी करेंगे। अच्छा, इसी कार्टेशियन फॉर्म को अगर आप कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो उसमें से सिर्फ जो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है, यानी जैसे x है, y है और z है, वो यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। इस तरह से एक क्योंकि कॉलम में कॉपी करते हैं, इसलिए हम इसे कॉलम वेक्टर फॉर्म कहते हैं या इसे वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको अगर मैं ग्राफ के ऊपर शो करूँ कि ये तीनों कंपोनेंट किस तरह से हैं, तो आप देखें मैंने ये x एक्सिस बनाया है, ये यहाँ पर y एक्सिस बनाया है और ये z एक्सिस बनाया है। तो ये जो आपको येलो कलर से मैंने शो किया है, ये पूरा पैच, ये बेसिकली एक सरफेस को, फ्लोर को शो कर रहा है। तो आपको वेक्टर जो है बाकायदा 3D में नज़र आ रहा होगा कि ये इसके 2 कंपोनेंट हैं, ये एक x कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है और ये वाला आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि इस फ्लोर के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास थर्ड एक्सिस में। तो किसी भी वेक्टर के 3 पॉसिबल कंपोनेंट हो सकते हैं 3 डायमेंशन में, एक x कंपोनेंट उसके साथ i लगाते हैं, एक y कंपोनेंट उसके साथ j लगाते हैं और एक z कंपोनेंट उसके साथ k लगाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब ओ लेवल में आपने पढ़ा था, लेकिन ओ लेवल में आपने 2 डायमेंशन में पढ़ा था मैग्नीट्यूड निकालना। अब हम इसे 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं। तो आपको ये पता ही है कि किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में जब लिखते हैं, तो ये जो फॉर्मेट है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म है। और इसी को अगर हम कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई जी, ऊपर भी मैंने पॉइंट में एक्सप्लेन किया था। अब अगर हमें किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, उसे शो कैसे करते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड को? कि जो वेक्टर होता है उसके बराबर में मॉडुलस साइन लगा देते हैं। आपने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ी थी, वही वाला मॉडुलस साइन आप यहाँ पर लगा दें। तो किसी भी वेक्टर के अगर आगे पीछे आप मॉडुलस साइन लगा दें, तो वो बेसिकली उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करता है। और मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट, स्क्वायर रूट उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो अगर कोई नेगेटिव में भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले ली कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k है। ये आपके पास एक वेक्टर है और हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो ये हो जाएगा मॉडुलस a, यानी क्योंकि हमने ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसके सराउंड में मॉडुलस साइन लगाया। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखो आई के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, जैसे एक्स के साथ 1 लिखा होता है। तो ये 1 जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया। जे के साथ जो लिखा होता है उसे हम वाई कंपोनेंट कहते हैं, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया।
फिर उसके बाद k के साथ हमने 3 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर i, j, k नहीं लिखने हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते वक़्त भी इसमें i, j, k लिखते हैं। i, j, k आपने नहीं लिखना, सिर्फ़ आपने x कॉम्पोनेंट यानी जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है और z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना है। इसको मैंने सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट में 14 में लिख लिया। आप चाहें तो इसे डेसिमल में लिख लें, मगर बेहतर ये है कि आप इसे एग्ज़ैक्ट फॉर्म में लिखें। इसी तरह से देखें, मैंने एक एग्जांपल इस तरह से दी कि कोई वेक्टर जो है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो, तब भी मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकाली जाएगी। बी के सराउंड में मैंने मॉडुलस साइन लगा दी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट उसके एक्स कॉम्पोनेंट है 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस उसके वाई कॉम्पोनेंट है -4, -4 का स्क्वायर कर लिया। तो ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ गई, आपके पास 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का आप मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला होता है अंडर रूट उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, जैसे हम कहीं पर सब्जी वाले के पास जाते हैं तो हम पूछते हैं हाँ भाई आलू क्या किलो है, ठीक है, या प्याज क्या किलो है। तो बेसिकली यूनिट प्राइस जब भी हम किसी चीज की मालूम कर रहे होते हैं, या ये एक मोबाइल है, ये वही कितने का मोबाइल है, ठीक है, तो वो आपको यूनिट प्राइस बताता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, वन होती है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अच्छा, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए बी एक वेक्टर है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को बेटा। ए बी अगर आपके पास एक वेक्टर है तो इसके यूनिट वेक्टर को हम इस तरह शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि ए से लेकर बी तक की लेंथ फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो शुरू का 1 सेंटीमीटर होगा ना, ये बेसिकली इसके यूनिट वेक्टर को शो करेगा। यानी अगर आप इस लाइन के 5 हिस्सों में से डिवाइड कर लें तो उसमें जो 1 पार्ट होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और उसको शो कैसे करते हैं? उसको शो इस तरह से करते हैं, जैसे ये ए बी वेक्टर है, तो इसके यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए आप देखें ए बी के ऊपर ये मैंने इस तरह से एक सिंबल बनाई हुई है। ये आपके पास सिंबल आप बना दें, ये कैप कहलाती है। तो ए बी के ऊपर ये कैप लगा दी, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। और यूनिट वेक्टर है क्या? बेसिकली उसका 1 यूनिट पार्ट है। जैसे अगर कोई वेक्टर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसका जो 1 सेंटीमीटर होगा वो इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और उसको शो करने के लिए उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखें, ये वेक्टर की लेंथ वैसे तो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो है वो है, लेकिन ये जो आपको मैंने ब्लैक से करके बनाया है, ये बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है बेटा, यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है, और वो बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये देखिएगा कि वी कैप, कैप का मतलब ये है कि आपने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर रहे हैं। अच्छा, वी अगर वेक्टर वी है तो उसको वी कैप से भी शो कर सकते हैं, या उसे यू कैप से भी शो कर सकते हैं। यू इज स्टैंड फॉर यूनिट वेक्टर। तो आप वी वेक्टर इस्तेमाल कर लें, यू वेक्टर इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर के लिए ए पर कैप लगा लीजिएगा, बी वेक्टर है तो बी पर कैप लगा दीजिएगा, अगर ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर पर कैप लगा दीजिएगा। बेसिकली ये सिंबल है जो कि यूनिट वेक्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर को, देखें आप v के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। देखें मैग्नीट्यूड के लिए मैंने यहाँ पर मॉडुलस साइन लगा दिया। तो जब भी किसी वेक्टर का अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में कि भाई एक ये वेक्टर है, ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है और आप इसका जो है वो यूनिट वेक्टर निकालें, तो आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगी? वो जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया था उस फॉर्मूले से निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, इसी फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले को दूसरी तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले से वेक्टर को निकालना चाहूँ, तो वेक्टर को किस तरह से निकालते हैं बेटा? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को अगर मैं लेफ्ट साइड पर ले जाकर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बेसिकली वेक्टर को शो करने का एक और तरीका है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इस्तेमाल होगा। एक तो ये मैंने बता दिया यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालेंगे, वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब किसी वेक्टर को लिखा जाता है ना बेटा, तो उसकी मैग्नीट्यूड यानी ये जो मॉडुलस वी है ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर जरूर लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए जाहिर है वेक्टर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है ना कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड की जरूरत भी पेश आती है और डायरेक्शन की जरूरत भी पेश आती है। तो ये जो वी वेक्टर है उसमें मॉड वी जो है ये बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और यू जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। यही पॉइंट मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि
इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी जो मैं ऊपर बात कर रहा था कि मैं बताऊंगा कि आई, जे और के क्या है। देखें, अगर तो तीन डायरेक्शन हमारी फिक्स है ना, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर जो है या उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो उसके साथ हम आई लगा देते हैं। आई स्टैंड फॉर अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर किसी वेक्टर, कोई वेक्टर या वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, जे लगाते हैं। यही मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन किया था। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं बेटा, के लगाते हैं। तो आई जे के है क्या, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हमेशा अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उसकी मैग्नीट्यूड के साथ आप आई लिख दीजिएगा। अगर कोई वेक्टर सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उसके साथ जे लिख दीजिएगा। अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो उसके साथ आप के लिख दीजिएगा। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल देता हूं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, कि अगर एग्जाम में यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन आए तो किस तरह का आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 2k। देखें, अगर आपसे ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, तब भी यही क्वेश्चन है। और अगर ये वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तब भी एक ही बात है। तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसको हम a कैप से शो करेंगे, और वो होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i माइनस 4j प्लस 2k। ये वाला वेक्टर हमने एज इट इज रख दिया बेटा यहाँ पर। और उसके बाद डिवाइड में उसकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। इसमें आई जे के नहीं रखना, बार बार मना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब बच्चे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, या एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उसमें आई जे के लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक्स कॉम्पोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया। वाई कॉम्पोनेंट -4 है, -4 का स्क्वायर कर दिया। के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2z कॉम्पोनेंट है, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व किया तो नीचे आ गया अंडर रूट 29। इस अंडर रूट 29 को 3 के नीचे सेपरेट लिख लें, -4 के नीचे सेपरेट लिख लें, और 2 के नीचे सेपरेट लिख लें। तो दिस वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, या दिस वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। यानी ये वेक्टर बेसिकली इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। और खास बात बताऊं आपको मैं, कि अगर आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालोगे तो ये 1 आएगी, क्योंकि ये है ही यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आपसे कहा जाए यूनिट वेक्टर मालूम करें किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करें, तो आप उस वेक्टर को उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दिएगा। देन यू विल गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, find the unit vector in the direction of b is equal to I minus j minus k। और इसको हम इस तरह से भी वर्डिंग एग्जाम में लिख सकता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर b इज इक्वल टू I माइनस j माइनस के। यानी इस वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर मालूम करो, या इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करो, बोथ आर सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पर देखें लिखा, क्योंकि वेक्टर b है, लिहाजा मैंने इसके यूनिट वेक्टर की नोटेशन के लिए b कैप इस्तेमाल किया। तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर आपके पास है आई माइनस जे माइनस के। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 3 आ गया। और मैंने आपको कहा है कि जब भी वेक्टर लिखें तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट अलग दिखना चाहिए, वाई अलग दिखना चाहिए, और जेड अलग दिखना चाहिए। तो मैंने रूट 3 को 1 के नीचे सेपरेट कर लिया, -1 के नीचे सेपरेट कर लिया, और के साथ -1 है उसके नीचे सेपरेट कर लिया। और ये बात मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगी, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। आई होप के यूनिट वेक्टर मैंने कंप्लीटली जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जी बेटा, पहले तो आप लोग यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं, या कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, आई एम वेटिंग। और नहीं है तो प्लीज बता दें। क्लियर है तो फिर मैं भी चलूँ आगे, टाइम नहीं वेस्ट करें हम अपना। ओके, जुनैद क्लियर है कह रहे हैं, ठीक है। नो क्वेश्चन टिल नाउ, ओके, वेरी गुड। और बच्चे भी बताए ना। अच्छा, कुर्बान कह रहे हैं कि सर वो 3D वाला ग्राफ समझा नहीं आया, वो रिपीट कर दें। ओके बेटा, रिपीट कर देता हूँ। कुर्बान देखिएगा बेटा, मैं देख रहा हूँ कि और क्वेश्चन नहीं आए।
पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन, यस बेटा हसन अहम खान, बिल्कुल। और अभी हम पैरेलल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, मैं कुर्बान के क्वेरी का जवाब दे दूं जो पूछ रहे हैं कि सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई। देखें कुर्बान, बेसिकली जैसे ये वेक्टर वी है ना, अब यहाँ पर बना हुआ था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे बना हुआ था। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। लेकिन ये जो एक्स वाई और जेड में है, तो आप देखें इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है ना, ये फ्लोर है येलो कलर का, और उसके ऊपर ये जो वेक्टर का कंपोनेंट है ये बिल्कुल वर्टिकल खड़ा हुआ है, जिस तरह से कोई पोल या कोई कॉलम खड़ा हुआ होता है किसी बिल्डिंग के अंदर। तो इस तरह से ये, तो इसके तीन कंपोनेंट हो गए, एक ये एक्स कंपोनेंट, एक ये वाई कंपोनेंट और एक ये जेड कंपोनेंट। एग्जाम में ये बनाने बनाने को नहीं आता, लेकिन ये कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब 3D डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर आपका विजन होना चाहिए 3D को समझने के लिए। तो आपको 3D शेप्स आपको पता होनी चाहिए कि 3D शेप जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो मैंने ये थोड़ा सा येलो कलर से शो करके आपको बाकायदा दिखाने की कोशिश की है कि इसके तीन कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज रिप्लाई कीजिए। ठीक है। अच्छा, हसान अहम खान, तो मैंने आपका जवाब दे दिया बेटा। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, और कोई क्वेरी आ रही है शायद? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक सेकेंड बेटा, यहाँ से चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जिनकी लेंथ सेम होती है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, उनको हम इक्वल वेक्टर्स जो है वो कहते हैं। तो अगर इक्वल वेक्टर्स होंगे तो उनके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि उनकी लेंथ सेम होगी। देखें, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इन दोनों की लेंथ बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। तो और दूसरी बात ये कि इनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। अब ऐसा कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको शेप्स में बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, या रेक्टेंगल है, बल्कि रेक्टेंगल है, नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर, इनकी लेंथ सेम होगी, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर ये पैरेलल, सॉरी, ये इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ये डी वेक्टर और सी बी वेक्टर, आप देखें एरो जो है वो दोनों की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, तो ये सेम है। और दूसरी बात ये है कि डी वेक्टर और सी बी वेक्टर बेसिकली रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड है, तो इस वजह से इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी के इक्वल होगा। तो जब भी अगर आपसे कोई कहा जाए कि भाई ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं या नहीं, तो आप सिंपली ये करेंगे कि उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ देख लें और डायरेक्शन देख लें। अगर दोनों की लेंथ और डायरेक्शन सेम है तो इट मींस कि वो आपके पास इक्वल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये सारी वो चीजें हैं बेटा जो आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ी हुई हैं। नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? जिनकी लेंथ सेम होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जैसे आप देखें, ये ए बी वेक्टर है, अगर मैं इसको कहूं कि ये पी है, तो जो इसका ऑपोजिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस पी हो जाएगा। तो ऑपोजिट का मतलब है कि अब बी टेल बन जाएगी और ए हेड बन जाएगा। तो बी ए को मैंने देखें लिखा माइनस पी। तो नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर में सिर्फ फर्क डायरेक्शन का है, बाकी लेंथ का सेम होना दोनों वेक्टर्स के लिए जरूरी है। तो अगर दो वेक्टर्स जिनकी लेंथ सेम हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल जैसे आप घर से कॉलेज की तरफ जाते हो, तो घर से लेकर कॉलेज की तरफ अगर आप मूव करते हो तो एक वेक्टर बनता है, ठीक है। और जब आप वापस आते हो कॉलेज से घर की तरफ, तो एक और वेक्टर बनता है। लेकिन क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? ऑपोजिट होती है, इसलिए घर से जाते वक्त और घर से आते वक्त जो दो वेक्टर्स फॉर्म होते हैं वो बेसिकली नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। पैरेलल वेक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर जब आप पास ओवर के क्वेश्चंस करेंगे तो पैरेलल वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इसको मैं सही से एलाबोरेट करता हूँ। कॉन्सेप्ट वही है जो आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा था। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम होती है और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो सेम होता है। जैसे देखो, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इनकी लेंथ सेम नहीं होती। अगर ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर देखो इस तरह से, तो आप देखो उनकी डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल सेम है। और सेम है, और दूसरी बात ये कि उन दोनों वेक्टर के दरमियान ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ये सेम होना चाहिए। यानी पैरेलल वेक्टर बिल्कुल इस तरह से होते हैं जैसे रेल की दो पटरियां होती है ना, कि जो कि साथ साथ तो चलती हैं बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस तरह से हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स की एग्जांपल दी जा सकती है।
अच्छा, पैरेलल वेक्टर के लिए एक और चीज जरूरी है कि वो एक दूसरे का, या आपने पढ़ा होगा वो लेवल मैथ्स में, कि पैरेलल वेक्टर एक दूसरे का के टाइम्स होते हैं। अब ये के क्या है? के बेसिकली रेशियो कहलाती है, और ये रेशियो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर रेशियो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी वेक्टर, उनकी डायरेक्शन सेम होगी। और अगर रेशियो नेगेटिव है, यानी यहाँ पर कोई माइनस में नंबर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब वो होंगे तो पैरेलल, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे आप यूं समझ लें कि आप एक ट्रेन से जा रहे हैं कराची से इस्लामाबाद, और आपका दोस्त आ रहा है इस्लामाबाद से कराची, और आपकी ट्रेन का रुख जो है कराची से इस्लामाबाद की तरफ है, उसका जो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस्लामाबाद से कराची की तरफ है। तो इसका मतलब आप दोनों पैरेलल, आपके दोनों की ट्रेन, आप दोनों ट्रेन जो हैं, आपकी दोनों जो ट्रेन हैं वो पैरेलल तो हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो वो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो जब भी दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे बेटा, तो वो एक दूसरे का के टाइम्स होंगे। और के का मतलब क्या है? एनी वैल्यू, एनी नंबर, इट माइट बी 2 3 4, इट माइट बी 1/2, 1/4, 1/5। ये डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर कोई दो वेक्टर के दरमियान न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होगा, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी होगा, या ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स बी होगा, 1/3 टाइम्स बी होगा, 7/2 टाइम्स बी होगा, या 3 भी होगा, या 4 भी होगा, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अच्छा, बहुत सारी किताबों में के जरूरी नहीं है इस्तेमाल हो सकता है वहां पर टी इस्तेमाल हो सकता है वहां पर लैम्डा इस्तेमाल हो, वहां पर म्यू इस्तेमाल हो, वहां पर पी इस्तेमाल हो, वहां पर क्यू इस्तेमाल हो। तो ये मैंने तकरीबन तमाम बुक से जो नोटेशन होती है वो लिख दी है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो है मुख्तलिफ टाइप की नोटेशन इस्तेमाल करता है जब वो दो वेक्टर्स को पैरेलल जो है वो कहना चाह रहा होता है। तो वो लिखता है कि ए वेक्टर इज टू, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है, या ए वेक्टर इज म्यू टाइम्स बी, या ए वेक्टर इज टी टाइम्स बी। इस तरह से पैरेलल वेक्टर जो है वो एग्जामिनर बताता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि वो तमाम पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे देखें, ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, लिहाजा ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और उसमें देखें, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी बेसिकली ए सी की एक रेशो है ना, क्योंकि ए सी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और ए से सी के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, और ए के दरमियान, ए से बी के दरमियान डिस्टेंस कम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो है वो के टाइम्स होगा ए सी का। और खास तौर पर मैं बता दूं, क्योंकि ए बी की लेंथ कम है, लिहाजा के जो है वो हर सूरत में फ्रैक्शन में होगा। और ये पॉजिटिव होगा, उसकी वजह ये है कि ए बी की डायरेक्शन और ए सी की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। तो whenever you have 3 points collinear, then you will have a relationship between them, a numerical relationship between them, because they are parallel vectors. अच्छा, अब एक और, अब मैं दो स्पेसिफिक केस ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो बी पॉइंट है, अगर ये बिल्कुल ए और बी के सेंटर में आ जाए तो इसे हम कहेंगे मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट होता है, तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड पर और राइट साइड के ऊपर जो रेशियो होगी वो 1:1 की रेशियो होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए एम जो होगा वो 1/2 टाइम्स होगा ए बी का, क्योंकि ए बी यहाँ से यहाँ तक है, तो ए बी की टोटल जो आपके पास वैल्यू हो गई वो 2 हो गई, और ए एम जो है वो इसके 1 पार्ट पर है, तो ए एम इक्वल होगा 1/2 ए बी। आई होप के समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप देखें, अगर वो मिड पॉइंट ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया है कि ए बी हमारे पास एक वेक्टर है, और जो पी है ये बेसिकली ए और बी के दरमियान में है, और इस तरह से दरमियान में है कि इसके लेफ्ट साइड के ऊपर उस लाइन का 1 पार्ट है, और इसके राइट साइड के ऊपर लाइन के 2 पार्ट्स हैं। तो ये जो ए पी होगा ये 1/3 होगा, क्योंकि टोटल लेंथ 3 है, उसमें से 1 पार्ट पर ए पी पॉइंट है, तो ये ए पी जो होगा 1/3 होगा किसका? ए बी का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जी बेटा, पहले तो यहाँ तक बताइए, आप लोगों के कोई क्वेरी है या नहीं? अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया है, जरा पूछ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। अच्छा नहीं, शिजा कह रही है नो क्वेश्चन। और भी बच्चे बताएं बेटा, ताकि फिर मैं आगे चलूं। शाबाश। नो क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। अब आ जाते हैं, ये सब अभी ओ लेवल्स का चल रहा है, आपको याद होगा ओ लेवल्स का, लेकिन ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि ओ लेवल्स की सारी चीजें जो है वो अब इसमें इस्तेमाल होंगी, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। मोहम्मद कुर्बान पूछ रहे हैं सर, इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे? हम्म, दो वेक्टर्स अगर नेगेटिव, हाँ बिल्कुल,
हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा जी, 1 सेकंड रुकिएगा। अब अब जो पॉइंट आया है पोजीशन वेक्टर, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत हम इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, ओ लेवल में भी आपने पढ़ा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी पॉइंट को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ के ऊपर जब भी हम किसी पॉइंट को बनाते हैं और उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ओ ए, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, बिकॉज इट टेल्स यू द डायरेक्शन, इट टेल्स यू about the position of point A with respect to origin। तो पोजीशन वेक्टर है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए मैंने लिखी भी है यहाँ पर। A vector which tell us about the position of a point with respect to origin is called position vector। तो आप देखिए मैंने एग्जांपल लिए, यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ पॉइंट लिए और यहाँ पर उनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में शो किया है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जरा देखिएगा यहाँ पर मैंने काफी सारी एग्जांपल इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, जैसे एक पॉइंट है 3,2। अब 3,2 को आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर 3 पर प्लॉट करें और वाई एक्सिस के ऊपर आप 2 पर पॉइंट को प्लॉट करें। तो अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो वेक्टर है ओ ए, ये कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो अगर कोई पॉइंट ए 3,2 गिवन है तो उसके पोजीशन वेक्टर को बेटा इस तरह लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू 3,2, इस तरह से लिखेंगे तो ये कॉलम वेक्टर फॉर्म कहलाती है, आपको मैंने बताया हुआ है पहले पॉइंट में। और अगर आप इस तरह से लिखेंगे 3i+2j, तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पॉइंट को उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी पोजीशन वेक्टर होगा तो उसके साथ ओ लगाना जरूरी है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर होता ही वो वेक्टर है जो कि किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको बताता है। ठीक है, इसी तरह से देखें, ये बी पॉइंट मैंने लिया एग्जांपल में 3, 4, 5। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किस तरह लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे और 3x कॉम्पोनेंट, 4y कॉम्पोनेंट और 5z कॉम्पोनेंट होगा। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 3i+4j+5 के। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ली है, C-3, 0, 0, ये कहलाता है आपके पास OC। तो ये आ जाएगा -3, 0, 0 कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। और अगर IJ की फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ -3i लिखेंगे, क्योंकि 0j और 0k नहीं लिखते। जिस तरह से किसी भी टर्म में अगर x नहीं है तो 0x नहीं लिखते, हम वो टर्म ही नहीं लिखते। इसी तरह से P जो पॉइंट है 0, 5, 0, तो हमने यहाँ पर 0, 5, 0 लिखा कॉलम वेक्टर में। कॉलम वेक्टर में तीनों चीजें मेंशन करना जरूरी है, अगर वो 0 है तब भी मेंशन करेंगे, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है जो 0 है। तो इसलिए आप देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5j यहाँ पर मेंशन किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी ओ लेवल की चीजें हैं कि दो वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हैं। तो जब भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं बेटा, तो उसके लिए हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ए बी आपके पास एक वेक्टर है और एक बी सी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करना है। तो मैंने बी सी वेक्टर की टेल ए बी वेक्टर के हेड पर रख दी और फिर पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका वेक्टर की एडिशन हो गई, यानी ए बी को और बी सी को आप ऐड करेंगे तो विच वेक्टर इज गोइंग टू फॉर्म, दैट इज ए सी। तो आई कैन राइट ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको समझाने के लिए। देखें, जैसे ये आपके पास ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है और उसमें अगर मैं कहूं कि ए बी भी वेक्टर है, बी सी भी वेक्टर है, डी सी भी वेक्टर है, ए डी भी वेक्टर है और मुझे ए सी वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर निकालना है ए सी। तो मेरे पास दो चॉइस हैं कि मैं ए सी वेक्टर को दो वेक्टर्स के एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। एक तरीका तो ये है कि मैं ए से स्टार्ट करूं, पहले ए से बी पर आऊं, फिर बी से सी पर आऊं, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ए सी आएगा। तो मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। आपको याद आ रहा होगा, ओ लेवल्स में आपने ये पढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर मुझे ए से लेकर सी निकालना है तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस तरह से वेक्टर को फॉर्म कर लें। तो ये मेथड है जिसके जरिए हेड टू टेल रूल जो है, इसके जरिए हम दो वेक्टर या तीन वेक्टर या चार वेक्टर को, जितने भी वेक्टर हैं उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। बस ख्याल रखना है कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल हो, फिर तीसरे वेक्टर की जो टेल है वो दूसरे के हेड के ऊपर हो, इस तरह से एंड सो ऑन चलते जाइए। आखिर में रिजल्टेंट मालूम करने के लिए पहले वेक्टर की टेल को आप आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाएगी। और फिजिक्स में मेरे ख्याल में आपने काफी पढ़ा होगा
तो मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब आ जाए कि किसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में किस तरह से ब्रेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है, सबसे ज्यादा यूजफुल यही चीज होगी और आपने ओ लेवल में भी इस्तेमाल की हुई है। वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के, हाउ डू यू राइट अ वेक्टर इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसी तरह से ए पॉइंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए। बी पॉइंट लिया, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी। और ये एक ए बी वेक्टर, इनके हेड को ज्वाइन करके मैंने बनाया। अब मैं इस ट्राइंगल को वेक्टर एडिशन से वो कर रहा हूं, वही हेड टू टेल रूल से, कि अगर मुझे, मैं अगर ओ ए और ए बी को ऐड करूं तो कौन सा वेक्टर आएगा मेरे पास, ओ बी आ जाएगा। तो मैंने ये देखें लिखा ओ ए, ये देखें गौर से, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ये इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया। तो अगर मुझे ए बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी तो वेक्टर, देखो ए बी पोजीशन वेक्टर नहीं है बेटा, याद रखना ए बी पोजीशन वेक्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी ओरिजिन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बट यू रोट ए बी इन द पोजीशन वेक्टर फॉर्म। और किस तरह से फॉर्मूला ड्राइव किया आपने, कि अगर आपके पास कोई ए बी है तो जो लेटर आखिर में है वो यहां पर फॉर्मूले में पहले आएगा, और जो लेटर पहले है वेक्टर का वो आखिर में आएगा, लेकिन माइनस के साथ। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, जैसे एम एन वेक्टर है। अगर मैं कहूं कि भाई आपको सिर्फ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो एन बाद में आ रहा है ना, यहां पर इसे शुरू में लिखो, आप लिखोगे ओ एन माइनस और ओ एम लिख दोगे, यानी लास्ट लेटर कम्स फर्स्ट एंड फर्स्ट लेटर कम्स लास्ट। इसी तरह से पी क्यू है, तो पहले क्यू लिखोगे ओ क्यू माइनस ओपी। सिमिलरली आर एस है तो यू विल राइट ओ एस माइनस ओ आर। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि लास्ट लेटर कम्स फर्स्ट एंड फर्स्ट लेटर कम लास्ट। एनी वेक्टर you can write in the position vector form. For example, मैं चले आपसे पूछता हूं कि अगर CD है तो CD जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे OD माइनस OC। अगर मैं आपसे कहूं XY वेक्टर है, उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, तो आप कहेंगे सर OY माइनस OX। अगर मैं कहूं PQ वेक्टर है तो आप कहेंगे सर OQ माइनस OP। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई EF वेक्टर है तो आप उसे पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करें, तो आप लिखेंगे OF माइनस OE। यानी लास्ट लेटर विल कम फर्स्ट एंड फर्स्ट लेटर विल कम लास्ट। आई होप आई मेड इट क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल देख लें किस तरह से इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल गिवन ये है कि ओ ए आपके पास है 1 and 2, ये आपके पास एक पोजीशन वेक्टर है। किस तरह पहचाना कि भाई ये पोजीशन वेक्टर है, इसलिए कि इसके साथ ओ लिखा हुआ है, ओरिजिन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन वेक्टर है। किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जनाब, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है ओ ए। इसे हम 1 2 से शो कर रहे हैं। इसी तरह से यहां पर देखें बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है ओ बी एंड दैट इज 3 and 4। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द ए बी वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको तो गिवन पोजीशन वेक्टर है, तो आप ए बी को ब्रेक कर लेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हो जाएगा आपका 3, 4, ओ ए हो जाएगा 1, 2, सॉरी कॉमा नहीं 1, 2, ये कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखा। और जिस तरह से मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे उस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में से 1 माइनस होगा 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस होगा तो यहां तक 2 आ जाएगा। तो इस ए बी वेक्टर को आपने जो है वो फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। जी बेटा, पहले थोड़ा सा मैं भी सांस ले लूं, आप अपने क्वेश्चंस बताइए, पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछिए, और नहीं अगर है क्वेश्चन तो प्लीज क्लियर लिख दें। ठीक है जी, नो क्वेश्चन टिल नाउ, तो वी मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, position vector of midpoint of 2 points।
कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो उनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे मालूम करते हैं। अच्छा, आप में से जो कोई चाहे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकता है, लेकिन अच्छा समझाने के लिए मैं इसकी डेरिवेशन कर देता हूँ। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती बेटा, लेकिन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा बेटा, इसके ये पास पेपर के क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ए है, उसका पोजिशन वेक्टर बेटा ओ ए है। एक पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी है। अच्छा, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट कहलाता है। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर फॉर ओ एम, यानी इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ ओ ए एंड ओ बी। यानी हमें ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, और हमें इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ एम मालूम करना है। इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखिए, मैंने हेडिंग क्या डाली थी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम मालूम करने जा रहे हैं। तो अब आप देखें, ये बात तो क्लियर है ना कि भाई ये मिड पॉइंट है, तो ए एम वेक्टर और एम बी वेक्टर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए। तो हमने लिख दिया ए एम वेक्टर और एम बी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब ए एम को मैंने लिखा बेटा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ब्रेक करके। ए एम क्या होगा, ओ एम माइनस ओ ए, अभी आपको फॉर्मूला बताया था। एम बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ एम, वही लास्ट लेटर कम फर्स्ट, फर्स्ट लेटर कम लास्ट, लास्ट लेटर कम फर्स्ट, फर्स्ट लेटर कम लास्ट। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट ओ एम। तो ओ एम वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, ये ओ एम पहले से लिखा हुआ था, राइट साइड पर जो ओ एम है ये लेफ्ट पर आया तो प्लस ओ एम हो गया। इसी तरह से ये माइनस ओ ए है, राइट साइड पर गया तो प्लस ओ ए हो गया। ओ एम और ओ एम हो गए 2 ओ ए प्लस ओ बी, ये लिख दिया। अब ओ एम के साथ 2 आपस में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया। तो आप देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आ गया इस मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का। वो क्या है कि जो दो वेक्टर्स आपको गिवन हो जिनका वो मिड पॉइंट हो, यानी जैसे ए का हमें पोजीशन वेक्टर गिवन था ओ ए और बी का पोजीशन वेक्टर गिवन था ओ बी, तो आप इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड कीजिएगा और किससे डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपके पास जो है वो 2 पॉइंट गिवन होते थे। ओ लेवल मैथ्स में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते थे, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता था। तो यहां पर आप देखें कि हमारे पास ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है, ओ बी एक पोजीशन वेक्टर है, और हमने इनको आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, हमें इसकी डेरिवेशन नहीं याद रखनी, लेकिन बेहतर था कि मैं आपको ये समझा देता, इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भरा पड़ा है आपके पास पेपर्स के अंदर, और वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। तो एंड दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बेटा फुल फोकस कीजिए, अब यहाँ पर वो चीज आ गई जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी आपको पास अगर एक वेक्टर हो ए और एक वेक्टर हो आपके पास बी, और हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है वो एंगल को फाइंड आउट करना है कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है। बेटा गौर सुनिएगा, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है। तो जिस मेथड से हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करते हैं उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट मेथड, या उसे हम कहते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो मेथड कौन से हैं जिनके जिनके जरिए हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मेथड और स्केलर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब इसकी मैं थ्योरी में नहीं जा रहा क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है, और मैं क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ जो कि आप में से कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लिहाजा अगर मैं इसकी फिजिक्स में गया तो फिर मेरे लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ भी मैथमेटिक्स को टच करता हुआ निकल रहा हूँ ताकि बच्चों को क्वेश्चन करना आ जाए। ठीक है, और अगर किसी को ये फॉर्मूला पढ़ना है और डिटेल पढ़नी है इसकी प्रोडक्ट की, तो फिर वो मुझसे अलहदा से पढ़ सकता है। ठीक है, बाल पास पेपर्स में इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। अब वो फॉर्मूला क्या है इधर देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, दो वेक्टर्स के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट होती है ना, जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कहते ही इसलिए है कि दो वेक्टर के दरमियान डॉट का साइन लगा होता है, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है उस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एंड cos थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो हमारा टॉपिक ही यही है कि वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिहाजा मैंने यहां से इस फॉर्मूले से
कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लिया, वो फॉर्मूला आ गया a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। यानी अगर मुझे इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना है तो पहले मुझे उन दोनों वेक्टर्स की क्या निकालनी पड़ेगी, डॉट प्रोडक्ट। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, वो आगे चलकर मैं पॉइंट में बताता हूँ, परेशान ना हो बिल्कुल। उसके बाद उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है लेक्चर के शुरू में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे। बहरहाल अब एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं इस फॉर्मूले की, वो ये है कि आप a डॉट b की जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो वो एक नंबर आएगा। अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब उन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल आएगा वो अक्यूट आएगा। अक्यूट का मतलब है 0 से 90 के दरमियान कोई एंगल आएगा। और अगर आपके पास उन दोनों इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उनके दरमियान एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, यानी 90 से ग्रेटर होगा, 180 से लेस होगा। ये सब चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब चीजें अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगी। अभी हमें इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, बस मैं पॉइंट को एलाबरेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला है, दोबारा देख लें, आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। वैसे ये फॉर्मूला MF19 में आपको गिवन होगा। ए डॉट बी यानी वो जो दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल निकालना है, उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड। आप जो है वो इस फॉर्म रखते हैं यहाँ पर तो हम आपका थीटा आ जाता है। और थीटा अक्यूट कब निकलेगा, जब ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और थीटा जो है वो ऑब्ट्यूस कब निकलेगा, जब ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब आ जाते हैं कि भाई दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट मालूम कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें, एग्जाम में आपको दो वेक्टर्स या तो कॉलम वेक्टर फॉर्म में गिवन होंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट हैं A1 A2 A3, और या B1 B2 और B3। ठीक है, अब आप जो है इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालना है, या हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो, मर्जी है उसकी देने की। तो आप क्या कीजिएगा, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लीजिएगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो ऐसे लिख लीजिएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने का कितना आसान तरीका है। A1 B1 यानी x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 2 3 6 कर दीजिएगा। फिर y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और उन सबको आपस में ऐड कीजिएगा, तो यू विल गेट अ नंबर। नंबर माइट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ द नंबर इज पॉजिटिव यानी a डॉट b का जो नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट का जो नंबर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रही है, इफ इट इज पॉजिटिव देन यू विल हैव अ acute angle between two vectors. If A डॉट बी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस कि आपके पास जो थीटा आएगा वो ऑब्ट्यूस आएगा। ये कोई ऐसी कोई अजीब सी बात नहीं है, ये जब आएगी तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर दो वेक्टर्स के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो याद रखना उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, ध्यान में रखना। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पता चला कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। आइए जरा मैं आपको फॉर्मूले से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने फॉर्मूला देखा था दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का, जो शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो क्या था, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो अगर तुम थीटा यहाँ पर 90 रखते हो तो तुम कैलकुलेटर से निकाल लेना कि कॉस 90 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। तो पूरी ए डॉट बी की जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी आपके पास, जीरो आ जाएगी। तो आपको ये दो पॉइंट खास तौर पर याद रखने, ये बहुत इस्तेमाल करूंगा अभी मैं पास पेपर में। एक तो ये कि दो वेक्टर्स चाहे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो या कॉलम फॉर्म में, कॉलम वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, तो हाउ डू यू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। दूसरी बात ये कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। या इसी बात को वाइस वर्सा में यूं कह सकता हूं कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना पास पेपर के, तो उसके अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम वेक्टर लिख रहे होते हैं या फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, जब ये इस्तेमाल करूंगा तो आपको समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल ये देखें, सम टाइम एंगल जो है ना वो थीटा नहीं लिखा जाता बल्कि एंगल का पूरा नाम लिख दिया जाता है कि भाई एंगल एओबी मालूम करें। तो उसके लिए फिर फॉर्मूला कैसे करें, कौन से दो वेक्टर यहाँ पर लिखेंगे, उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जुगाड़ कह लें आप इसे। वो आप देखें, कॉस एओबी अगर आपको एंगल निकालना है तो राइट साइड पे जो वेक्टर लिखेंगे ना वो इस तरह से, आप जो सेंटर वाला लेटर है ना बेटा, उधर तवज्जो आपकी इधर उधर हो रही है, इधर देखें, ये ओ वेक्टर जो है, जो सेंटर में लेटर है, उसको आप लेफ्ट से ज्वाइन करें। तो ओ को ए से ज्वाइन करेंगे तो पहला वेक्टर आ जाएगा ओ ए, और फिर ओ को राइट वाले लेटर से ज्वाइन करें तो क्या हो जाएगा ओ बी। तो इसका मतलब अगर आपको एंगल एओबी मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप
OA और OB की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उन्हीं की मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल दी, PQR। तो PQR के अंदर अगर आपको दो वेक्टर लिखने हैं तो आप यहां पर सेंटर वाले लेटर से P को ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर हो गया QP, और सेंटर वाले लेटर को R से ज्वाइन करेंगे तो वेक्टर हो गया आपके पास QR। तो आपने लिखा QP डॉट QR और उन्हीं की मैग्नीट्यूड जो है बेटा आपने यहां पर लिख दी। तो ये सारी जुगाड़ है, जब आपको मैं पास पेपर्स करवाऊंगा तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक आई मेड इट क्लियर टू एवरीबॉडी ईच एंड एवरी पॉइंट। जी बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा 10 मिनट का 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं भी लंच कर लेता हूँ, आप भी कुछ खा पी लें, ठीक है, और उसके बाद रीज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं भी ये मीटिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ, तो आप 10 मिनट के बाद दोबारा आ जाइएगा। ठीक है, आप लोग कुछ खा पी लें और इनके जरिए हम क्वेश्चंस करेंगे। जी जी, क्वेश्चन हसान अहम खान। अब मैं बस लंच ब्रेक के बाद 10 मिनट का मुझे ब्रेक दे दें, मैं लंच कर लूँ और मैं आता हूँ। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, मैं अभी मीटिंग ये एंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? क्योंकि बेटा फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये सारी कहानियां क्लियर होंगी, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा।